Hello everybody, we'll be discussing fluid mechanics. We'll continue with the topic dynamics of flow. So far we've completed energies of an ideal fluid and its numerical problems. We've seen Bernoulli's theorem and we've seen a few numerical problems based on Bernoulli's theorem. So we'll continue with Bernoulli's theorem itself. आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसकी एप्लीकेशंस कि बर्नौलीज इक्वेशन जो है उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं. So there are three main applications of Bernoulli's theorem, namely Venturi meter, orifice meter and pitot tube. तो Venturi meter, orifice meter और pitot tube जो है ये इसकी मेन एप्लीकेशंस हैं. आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? Venturi meter. So let's see. Venturi meter क्या है? Venturi meter एक डिवाइस है जो किस पे बेस्ड है? बर्नौलीज इक्वेशन पे बेस्ड है and it is used to measure discharge in a pipe. अगर आपको याद होगा तो discharge क्या होता है? Discharge is Q. We denote it by Q and formula क्या होता है discharge का? A1 into V1. It is simply volume flowing per second या with respect to time कि कितना पानी बह रहा है. और हम इसको कौन से यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं? क्यूमेक्स में रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो जब आप किसी पाइप का डिस्चार्ज ऑब्टेन करना चाहते हैं तो उसमें हम क्या यूज करते हैं? हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम क्या होता है? वेंचुरी मीटर. और वेंचुरी मीटर कब डिजाइन हुआ था? 18वीं सेंचुरी में डिजाइन हो गया था. और क्योंकि इस इंजीनियर का नाम वेंचुरी था तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया इस डिवाइस का? वेंचुरी मीटर. This is very important. Venturi meter is based on the principle of Bernoulli's equation. Bernoulli's equation क्या बोलती है? अगर हम simple equation लिखें तो वो बोलती है energy at A is equal to energy at B. And how do we represent energy? ZA plus VA square by 2G plus PA by rho G is equal to ZB plus VB square by 2G plus PB by rho G. So this is the Bernoulli's equation और इसी के बेसिस पे हमारे पास क्या आ जाती है? हमारे पास वेंचुरी मीटर का प्रिंसिपल है. क्लियर? सो टाइप्स ऑफ वेंचुरी मीटर हमारे पास तीन मेन टाइप के वेंचुरी मीटर होते हैं. एक होता है हॉरिजॉन्टल वेंचुरी मीटर, वर्टिकल वेंचुरी मीटर एंड इंक्लाइंड वेंचुरी मीटर. क्या मतलब है? दिस इज अ हॉरिजॉन्टल वेंचुरी मीटर. यहाँ पे जो पाइप है वो क्या है? हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है. हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है तो जो आपका फ्लो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल वेंचुरी मीटर में जो z की वैल्यू होती है बर्नौलीज इक्वेशन में, बर्नौलीज इक्वेशन अगर मैं फिर से लिखूं v1 स्क्वायर बाय 2g तो क्या हो जाएगा कि आपका जो ये z की वैल्यू है वेंचुरी मीटर में, हॉरिजॉन्टल वेंचुरी मीटर में, ये कैंसल आउट हो जाएगी. क्यों? क्योंकि आप कोई भी डेटम ले लो, मैं कोई भी डेटम ले लेती हूँ, हर पॉइंट, ये मेरी पॉइंट ये लाइन है जिस पे पॉइंट्स में कंसिडर करूंगी. सेंटर लाइन पे कंसिडर करते हैं हम पॉइंट्स फॉर अ पाइप. तो जो भी डेटम से हाइट रहेगी किसी भी पॉइंट की, किसी भी रैंडम पॉइंट की, वो हाइट क्या रहेगी? सेम रहेगी. सो इफ दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी और दिस इज पॉइंट सी, कोई भी पॉइंट आप ले लें तो सबकी वैल्यू क्या रहने वाली है? सबकी z की वैल्यू क्या रहने वाली है? सेम. तो वो क्या हो जाता है? कैंसल आउट. तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ हॉरिजॉन्टल वेंचुरी मीटर. यहाँ पे क्या है? वर्टिकल वेंचुरी मीटर. वर्टिकल वेंचुरी मीटर में क्या हो रहा है कि जो आप दो सेक्शंस ले रहे हो उसमें आपको क्लियरली डिफरेंट जेड्स की वैल्यूज मिल रही हैं. यहाँ पे अगर आप देखें इस सेक्शन को मैंने 1 1 बोला है और इसको 2 2, तो आई हैव अ सेपरेट z1 एंड अ सेपरेट z2. डिफरेंट वैल्यूज हैं. क्लियरली इनका डिफरेंस आपको उसका डिफरेंस बता रहा है कि z1 और z2 के बीच में कितना डिफरेंस होगा. दिस इज एन इंक्लाइंड वेंचुरी मीटर. इंक्लाइंड वेंचुरी मीटर में अगर आप देखें तो दिस इज पॉइंट 1 एंड दिस इज पॉइंट 2. ये पॉइंट 2 है एंड दिस इज पॉइंट 1. ठीक है, सेक्शन 1 1 सेक्शन 2 2. अब अगर हम ध्यान से देखें तो आपको
ये इंक्लाइन डिस्टेंस तो पता है, पर Z1 और Z2 की वैल्यू आपको इंक्लिनेशन से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इंक्लिनेशन का मतलब है कि जो ये पाइप है ये कुछ एंगल थीटा बनाएगी, इस थीटा की वैल्यू से आपको Z1 और Z2 की वैल्यूज कैलकुलेट करनी होंगी। क्लियर? सो 3 टाइप के वेंचुरीमीटर्स हो गए, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड इंक्लाइंड। नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ अ वेंचुरीमीटर। अब ये जो वेंचुरीमीटर है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये हमने किस में लगाया है, पाइप में लगाया है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये वेंचुरीमीटर है, आपने एक कोई पाइप जा रही थी उसके बीच में आपने क्या लगा दिया है, वेंचुरीमीटर लगा दिया है। क्यों लगाया है? क्योंकि आपको क्या मेजर करना है, इस पाइप का डिस्चार्ज मेजर करना है। तो अगर हम इसको मैग्नीफाई करें तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक वेंचुरीमीटर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे यहाँ तक पाइप थी। सेक्शन 1 के पहले क्या है, हमारे पास पाइप है, ये वाली पाइप जो है, ठीक है। उसके बाद ये वेंचुरीमीटर स्टार्ट हो जाता है। वेंचुरीमीटर के पार्ट्स हैं। अगर आप देखें तो ये जो इनिशियल पार्ट है, सबसे पहला जो पार्ट है, ये कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज करने का मतलब है कि इसका जो डायामीटर है वो डायामीटर क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जा रही है इसका डायमीटर क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो इस पार्ट को क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग पार्ट। इस पार्ट को क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग पार्ट। और ये कैसा है, शॉर्ट है। इसका जो लेंथ है वो क्या है, कम है। ठीक है, किसके कंपैरिजन में कम है, मैं भी आपको बता रही हूँ। सो दिस इज अ शॉर्ट कन्वर्जिंग पाथ। अब ये पाथ है, इसकी कुछ स्लोप है। आप देख रहे हैं कि इसका जो डायमीटर है वो रिड्यूस कर रहा है विद लेंथ। तो वो क्या स्लोप क्या होगी, इस लाइन की क्या स्लोप होगी, जो ये लाइन है इसकी क्या स्लोप होगी, इसकी स्लोप होगी या तो 1/4 या फिर 1/5। 1/4 या 1/5 का मतलब है कि आप 4 डायमेंशंस हॉरिजॉन्टली चलें तो आपकी हाइट कितनी आएगी, 1 डायमेंशन। या फिर आप 5 डायमेंशंस हॉरिजॉन्टली चलें तो आपकी हाइट कितनी आएगी, 1 डायमेंशन। ठीक है, तो दिस इज द एंगल। ये एंगल हमें कैलकुलेट करना होता है। एम आई क्लियर? फिर नेक्स्ट पार्ट आता है। नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो दिस इज, ये जो डायमीटर छोटा हो गया उसके बाद आपने ये पार्ट को थोड़ा सा कांस्टेंट रखा। यहाँ पे डायमीटर क्या रखा हमने, कांस्टेंट रखा। और ये एक छोटा सा पार्ट है, इसको क्या बोला जाता है, थ्रोट। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं इसको, थ्रोट। इसमें डायमीटर जो होता है वो मिनिमम डायमीटर जो भी आपके वेंचुरीमीटर का होगा वो हो जाएगा। ठीक है, अब थ्रोट तो हमें समझ आ गया कि थ्रोट क्या है। व्हाट इज थ्रोट रेशो? थ्रोट रेशो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थ्रोट रेशो होती है कि जो डायमीटर आपकी पाइप का है, यहाँ पे जो डायमीटर है पाइप का, उसको अगर मैं बोल रही हूँ D1, दिस इज द डायमीटर ऑफ द पाइप। और ये किसका डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द थ्रोट, इसको आपने बोल दिया D2। सो आपके पास थ्रोट रेशो क्या है, D2/D1। मतलब डायमीटर ऑफ थ्रोट D2/D1 क्या हो जाएगा, डाया ऑफ थ्रोट अपॉन डाया ऑफ पाइप। थ्रोट किसका, वेंचुरीमीटर का, ठीक है, अपॉन डायमीटर ऑफ पाइप। सो दिस इज द थ्रोट रेशो, कि आपने पाइप का जो डायमीटर है उसको कितना रिड्यूस कर दिया, आपने उसको D1 से लेके कहाँ तक ले गए, D2 तक ले गए। सो दिस पार्ट इज नोन एज द थ्रोट। नेक्स्ट कम्स द डाइवर्जिंग पार्ट। डाइवर्जिंग पार्ट मतलब, अब अगर आप यहाँ से देखें सेक्शन 2.2 से, ये जो वेंचुरीमीटर है इसका जो डायमीटर है अब वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। ये डायमीटर क्या कर रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। तो ये कैसा पार्ट है, डाइवर्जिंग पार्ट है। अब हम देखें कि अगर लेंथ की बात करें, सो दिस इज द लेंथ ऑफ द डाइवर्जिंग पार्ट। एंड यहाँ पे ये जो ये पोर्शन है, दिस इज द लेंथ ऑफ द कन्वर्जिंग पार्ट, जो शुरू में हमने पार्ट डिस्कस किया था। दिस इज द लेंथ ऑफ द कन्वर्जिंग पार्ट। क्लियर? अगर आप देखें इसको ध्यान से तो आपको दिख रहा है कि कन्वर्जिंग पार्ट का जो लेंथ है
वो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू डाइवर्जिंग पार्ट। हम डायग्राम से देख सकते हैं कि कन्वर्जिंग पार्ट छोटा है और डाइवर्जिंग पार्ट बड़ा है, इसीलिए कन्वर्जिंग पार्ट का नाम क्या था, शॉर्ट कन्वर्जिंग पार्ट, क्योंकि डाइवर्जिंग पार्ट के कंपैरिजन में कन्वर्जिंग पार्ट का साइज क्या है, बहुत छोटा। So length of diverging part may be 3 to 4 times the length of the converging part. ये बहुत important है कि कितना हो सकता है, 3 to 4 times। अगर ये आपका 4 सेंटीमीटर है मान लेते हैं, तो ये कितना हो सकता है, ये 1 सेंटीमीटर हो सकता है। ठीक है, ये वैसे सेंटीमीटर्स थोड़े ज्यादा होंगे, बट जस्ट आपको समझाने के लिए कि 3 to 4 सेंटीमीटर, 3 to 4 टाइम्स का क्या मतलब है। So the length of the diverging part may be 3 to 4 times the length of the converging part. आपको ये सब वैल्यूज, जो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं, रेशियोज हैं, ये आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि ये कितना होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। 1:4 या 1:5 होता है, 1:4 to 3:4 होता है थ्रोड रेशियो, और डाइवर्जिंग पार्ट और कन्वर्जिंग पार्ट का लेंथ रेशियो क्या होता है, 3 to 4। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ फ्लो थ्रू अ वेंचुरीमीटर। अब हमने देखना है कि रेट ऑफ फ्लो क्या है। रेट ऑफ फ्लो इज सिंपली डिस्चार्ज। हमने डिस्चार्ज कैलकुलेट करना था। अभी तो हमने समझा कि वेंचुरीमीटर के क्या क्या पार्ट्स हैं। अब हम बोल रहे हैं कि हमने डिस्चार्ज मेजर करना है। डिस्चार्ज मेजर करना है तो कैसे करना है। उसके लिए हमें पता है कि वेंचुरीमीटर इज बेस्ड ऑन द बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है, या बर्नौलीज इक्वेशन। तो क्या है बर्नौलीज इक्वेशन, पहले तो यहाँ पे पार्ट्स देख लेते हैं कि हमने कौन से सेक्शंस लिए हैं। दिस सेक्शन इज सेक्शन 1:1 एंड दिस सेक्शन जो मैं ग्रीन में बना रही हूँ, दिस इज सेक्शन 2:2। तो हमें सेक्शंस पता चल गए कि हम कौन से सेक्शंस की बात करें, सेक्शन 1:1 एंड सेक्शन 2:2। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलती है, बर्नौलीज थ्योरम इज v1 स्क्वायर बाय 2g प्लस z1 प्लस p1 बाय रो जी इज इक्वल टू v2 स्क्वायर बाय 2g प्लस z2 प्लस p2 बाय रो जी। ये हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। अब अगर हम सेक्शन 1:1 और सेक्शन 2:2 पे बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करने की कोशिश करें, तो ये मेरा डेटम है कोई, दिस इज माय डेटम, और डेटम से हमने क्या ऑब्टेन करना है, z की वैल्यू ऑब्टेन करनी है। सो दिस इज माय डेटम। अगर मैं z की वैल्यू ऑब्टेन करना चाहूँ तो इस पॉइंट पे होगी और इस पॉइंट पे होगी। दीज विल बी माय पॉइंट्स। तो यहाँ पे z1 की हाइट कितनी है, इतनी है, और z2 की हाइट भी कितनी है, सेम है। सो व्हाट कैन आई से, हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर में जो z1 और z2 की हाइट है वो क्या है, इक्वल है। आप कोई भी रैंडम डेटम ले लीजिए, आपने डेटम यहाँ लेना है, यहाँ ले लीजिए, यहाँ लेना है, यहाँ ले लीजिए, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है तो हर पॉइंट की हाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, z1 और z2 क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा हमने क्या बताना है आपको कि जब भी हम बात करते हैं वेंचुरीमीटर की, तो हम बात करते हैं कि ये जो डिफरेंशियल हेड होने वाला है, तो ये हेड कहाँ से आता है। अगर आप देखें तो सेक्शन 1:1 पे मैंने क्या करा है, मैंने एक पीजोमीटर लगा दिया है, थोड़ा सा पीछे लगाया है, बट वो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डायमीटर सेम है। डायमीटर सेम है तो एनर्जी ऑलमोस्ट सेम रहेगी, और ये डायग्राम में एक्सप्लेन करने के लिए डिस्टेंस रखा गया, अदरवाइज आप इसको एग्जैक्टली यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली सेक्शन 2:2 से थोड़ा सा पहले, बहुत थोड़ा सा पहले मैंने एक और पीजोमीटर लगाया है। ठीक है, पीजोमीटर क्या देता है मुझे, पीजोमीटर देता है डिफरेंशियल हेड। डिफरेंशियल हेड क्या हुआ कि इन पॉइंट्स के बीच में क्या डिफरेंस होगा हेड में, टोटल एनर्जी में से आपने क्या माइनस करना है, सिर्फ वेलोसिटी की जो हेड है उसको माइनस करना है। सो दीज पीजोमीटर्स, इनके बीच में अगर आप देखें तो लेवल में डिफरेंस आ रहा है। ये लेवल में डिफरेंस कितना है, h। ये लेवल में डिफरेंस कितना है, h। तो आप इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रीडिंग ऑफ द
पीजोमीटर, तो उसको हमने कितनी वैल्यू दे दी, h, क्योंकि जो इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है वो कितनी हाइट का आ रहा है, h हाइट का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस h हाइट को हम रिप्रेजेंट कैसे करें, इस बर्नौलीज इक्वेशन को यूज करके। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज डिफरेंशियल हेड, इसको और क्या बोलते हैं हम, डिफरेंशियल हेड ऑफ द वेंचुरी मीटर। ये जो h है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल हेड ऑफ द वेंचुरी मीटर। सो ये h की वैल्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये h की वैल्यू क्या होती है, ये h की वैल्यू होती है P1 बाय रो जी प्लस Z1 माइनस P2 बाय रो जी प्लस Z2, क्योंकि ये हेड है, ये आपको बता रहा है इंक्लूडिंग डेटम हेड और प्रेशर हेड का डिफरेंस कितना है दोनों सेक्शंस में, कि अगर आप प्रेशर हेड को भी इंक्लूड करें और डेटम हेड को भी इंक्लूड करें तो उनके बीच में जो दो सेक्शंस में डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस है, उसको हम क्या बोल देते हैं, रीडिंग ऑफ द पीजोमीटर या फिर डिफरेंशियल हेड ऑफ द वेंचुरीमीटर। दिस पॉइंट, दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम कई बारी Z1 और Z2 को इग्नोर कर देते हैं इस इक्वेशन में, बट इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। ये जब आप h लिख रहे हैं तो ये Z1 और Z2 इस इक्वेशन में इंक्लूडेड है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए जब आप वेंचुरीमीटर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या है, हम इनको टर्म्स को रीअरेंज करते हैं। जब आप टर्म्स को रीअरेंज कर रहे हैं तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा V1 स्क्वायर बाय 2g प्लस या माइनस V2 स्क्वायर बाय 2g is equal to P2 by rho g plus Z2 minus P1 by rho g प्लस Z1, क्योंकि मैंने ब्रैकेट लगा दी है तो मैं यहाँ पे क्या यूज कर रही हूँ, प्लस का साइन यूज कर रही हूँ। क्लियर, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज द हेड ऑफ द डिफरेंशियल हेड ऑफ द वेंचुरीमीटर, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, h। सो आई कैन राइट h is equal to V1 square by 2g minus V2 square by 2g। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि ये h कहाँ से आया। ये हम कॉन्सेप्ट इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे और स्पेशली इंक्लाइंड और वर्टिकल वेंचुरीमीटर जब हम डिस्कस करेंगे तो ये Z1 और Z2 का सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। क्लियर, सो दिस इज h। अब क्या है, अब हमने एक चीज पढ़ी थी जिसको बोलते थे हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलती है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बोलती है A1 B1 इज इक्वल टू A2 V2। क्लियर, अब अगर आप देखें तो हमें तो क्या कैलकुलेट करना है, हमें डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है। डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हमें ये वेलोसिटीज का पता होना जरूरी है कि दोनों पॉइंट्स पे क्या वेलोसिटीज हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन राइट सिंपली कि जो ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है वो एप्लीकेबल होती है जहां पे भी बर्नौलीज इक्वेशन एप्लीकेबल हो, या फिर ठीक है, तो अगर बर्नौलीज इक्वेशन एप्लीकेबल है तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन तो डेफिनेटली क्या होगी, एप्लीकेबल होगी ही होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं तो आप कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। सो अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास दो अननोन्स है, V1 भी अननोन है और V2 भी अननोन है। सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, यूजिंग द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन मैं V1 को V2 की टर्म्स में लिख सकती हूँ या वाइस वर्सा, जैसे भी आपको सुटेबल लगे। सो आई कैन राइट V1 इज इक्वल टू A2 V2 अपॉन A1 लिखा जा सकता है। दिस इज अ सिंपल कन्वर्जन जो मैंने कहाँ से लाई है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से। सो नाउ आई कैन राइट
H is equal to A2 V2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर, ये V1 था ना, डिवाइडेड बाय 2G माइनस V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G. सो नाउ माय इक्वेशन इज दिस, जो मैंने ऊपर से ऑब्टेन करी थी. क्लियर. अब मेरे पास A1 मुझे पता है. A1 क्यों पता है? क्योंकि मुझे ये डायमीटर पता है पाइप का, मुझे ये डायमीटर D2 पता है, तो मुझे A1 भी पता है, मुझे A2 भी पता है. ठीक है. G मेरे पास कांस्टेंट है. H मैंने कहाँ से निकाल लिया? H मैंने पीजोमीटर्स के डिफरेंस से कैलकुलेट कर लिया. सो अननोन क्या बचा मेरे पास? सिर्फ अननोन इज V2. यहाँ पे दो अननोन्स थे, मैंने इनको रिड्यूस करके कितने अननोन्स में कर दिया? वन अननोन में कर दिया. दोनों जगह V2 आ गया है. सो व्हाट कैन आई राइट नाउ? ये जो इक्वेशन थी इसको मैं रीअरेंज कर रही हूँ टू ऑब्टेन V2. सो V2 क्या आ जाएगा? V2 मेरे पास आएगा 2GH इंटू का अंडर रूट इंटू A1 स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर का अंडर रूट. ठीक है. अब इसको मैं फर्दर रीअरेंज करूं तो मेरे पास आता है, अब ये देखो A2 स्क्वायर है तो ये अंडर रूट से बाहर जा सकता है, सो आई कैन राइट, सॉरी A1 अंडर रूट के बाहर आ सकता है, तो आई कैन राइट A1 अंडर द रूट ऑफ 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर का अंडर द रूट. क्लियर. सो दिस विल बी माय V2. ये रीअरेंजिंग ऑफ टर्म्स से मेरे पास ऑब्टेन हुआ है. आप कर सकते हैं, ऐसी कोई हमें ज़रूरत नहीं है इसको अरेंज करने की. वैसे अगर आप फॉर्मूला डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं तो हमारा एम क्या था कैलकुलेट करने का? हमारा एम तो था डिस्चार्ज कैलकुलेट करने का. एंड व्हाट इज डिस्चार्ज? डिस्चार्ज इज A2 इंटू V2. A2 मेरे पास है, V2 मैंने कैलकुलेट कर लिया है, क्योंकि V2 मैंने किन टर्म्स में कैलकुलेट कर लिया? A1 मेरे पास है, A2 मेरे पास है, H मेरे को मुझे पीजोमीटर ने दे दिया है, G मुझे नोन है. तो दिस इज अ न्यूमेरिकल फॉर्मूला नाउ. अब मैं इसको कैलकुलेट कर सकती हूँ V2 को. सो व्हाट विल बी माय डिस्चार्ज? अगर मैं यहाँ पे V2 को मल्टीप्लाई कर दूँ A2 से, सो आई हैव A1 A2 अंडर द रूट ऑफ 2GH होल डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ A1 square minus A2 square. Clear? So this is my discharge Q. This is the value of discharge Q. Clear? ये आपको फॉर्मूला लर्न करना है. This is a very important formula, but remember what is H? H is P1 by rho G plus Z1 minus P2 by rho G plus Z2. अब अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर की, तो हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर में Z1 और Z2 क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है. सो अब मेरे पास क्या है? मेरे पास है Q1, सॉरी Q इज इक्वल टू, सो हम क्या कर सकते हैं? फॉर हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर Z1 is equal to Z2. So I can cancel them out. मेरे पास क्या बचेगा? I will have H is equal to P1 by rho G minus P2 by rho G. या फिर मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? P1 minus P2 whole divided by rho G. So H की वैल्यू कितनी आ गई? P1 minus P2 upon rho G. ठीक है. अब इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे Q में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास डिस्चार्ज आ जाएगा. अब एक चीज जो है हमें नोट करनी है, दैट इज कि जब आप वेंचुरीमीटर से थ्योरेटिकली वैल्यू कैलकुलेट करते हो
तो थ्योरेटिकली तो आपके पास वैल्यू आ गई A1 A2 अंडर द रूट ऑफ 2GH अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये कैसे आई? ये आई बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करके। पर यहाँ पे हमने बर्नौलीज इक्वेशन किस फॉर्म में अप्लाई की थी? E1 इज इक्वल टू E2 की फॉर्म में अप्लाई करी थी। हमें क्या पता है कि हमने मॉडिफाई की है बर्नौलीज इक्वेशन। कैसे मॉडिफाई की है? मॉडिफाइड फॉर्म बोलता है कि E1 इज इक्वल टू E2 प्लस सम फॉर्म ऑफ हेड लॉस या एनर्जी लॉस। ठीक है, तो एनर्जी क्या हो रही है? लूज कर रहे हैं हम। तो इस एनर्जी लॉस को जब आप कंसिडरेशन में लेते हैं या फिर आप एक्चुअल वैल्यू अगर आप प्रैक्टिकली कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है CD इंटू A1 A2 अंडर द रूट ऑफ 2GH अपॉन होल अंडर द रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। व्हाट डू यू मीन बाय CD? अगर मैं यहाँ पे CD को CD means coefficient of discharge. What is CD? Coefficient of discharge या फिर आप इसको और क्या बोल सकते हैं? coefficient of Venturi meter. ठीक है, ये किससे डिनोट करते हैं हम? CD से डिनोट करते हैं। ये CD की वैल्यू जो होती है, CD की वैल्यू होती है 0.96 से लेके 0.98 या अप्रोक्सीमेटली 1 तक जाती है, पर 1 से क्या रहती है? कम ही रहती है। 0.96 से स्टार्ट होती है और लेस देन 1 पे खत्म हो जाती है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ CD। अप्रोक्सीमेटली जो कॉमन हमारे वेंचुरी मीटर्स होते हैं उनमें CD की वैल्यू कितनी होती है? 0.98 होती है। अब ये CD क्या हुआ? ये CD हुआ कि जब मैं आपको बोल रही हूँ कि एक्चुअल वैल्यू है CD सॉरी डिस्चार्ज की एक्चुअल वैल्यू जो है दैट इज CD इंटू 2GH अंडर द रूट A1 A2 अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर एंड थ्योरेटिकल वैल्यू क्या है? A1 A2 इंटू 2GH अपॉन अंडर द रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये CD जब आपका लेस देन 1 है, ये CD जब आपका लेस देन 1 है मतलब एक्चुअल वैल्यू जो होगी वो कम होगी। आप किसी भी चीज को आप 10 को 0.9 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, कितना आ जाएगा वैल्यू? या 0.98 से ही मल्टीप्लाई करते हैं हम 10 को, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9.8। यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही थी? 10। जब आपने यहाँ पे करा तो यहाँ पे क्या किया आपने? क्यू एक्चुअल के लिए, क्यू थ्योरेटिकल आ रहा था 10, क्यू एक्चुअल के लिए आपने क्या किया? आपने उसको CD से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्यू एक्चुअल के लिए आपने क्या किया? आपने उसको CD से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये तो सेम है। दिस इज क्यू थ्योरेटिकल, दिस इज ऑल्सो क्यू थ्योरेटिकल। क्यू एक्चुअल के लिए आपने क्या मल्टीप्लाई कर दिया? सिर्फ CD से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मैं CD से मल्टीप्लाई करती हूँ और CD की वैल्यू 0.98 ले लेती हूँ इंटू 10, सो व्हाट डू आई गेट? 9.8। 9.8 मीन्स कि जब आप एक्चुअल वैल्यू देखते हैं तो वो थ्योरेटिकल वैल्यू से थोड़ी सी क्या है? कम है। ये क्यों कम है? क्योंकि जब सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 2 पे हमारा फ्लूइड फ्लो किया तो उसने एनर्जी लूज करी, हेड लूज करा, तो वहां पे डिस्चार्ज थोड़ा सा क्या हो जाता है आपका? कम हो जाता है। ये उस कैलकुलेशन एरर की वजह से यहाँ पे ये CD की वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है। सो व्हाट इज CD? CD can be written as Q actual upon Q theoretical। तो CD को आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब हम प्रैक्टिकली वेंचुरी मीटर का प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो हमारा एम क्या होता है? हमारा एम होता है यही CD कैलकुलेट करना। हम थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे डिस्चार्ज की, हम एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे डिस्चार्ज की, और उनकी रेशो से हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं।
सो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हमने ये एक्चुअल डिस्चार्ज क्या हुआ, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज क्या हुआ, लॉसेस हो रहे हैं, लॉसेस की वजह से हमारे पास दो डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं और उसको हम थ्योरेटिकली या न्यूमेरिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से रिप्रेजेंट करें। और प्रैक्टिकली हर वेंचुरीमीटर का जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है वो डिफरेंट होता है और उसको ऑब्टेन हम कैसे करते हैं, उसको हम ऑब्टेन इस फॉर्मूला से करते हैं। ठीक है, सो इन टूडेज लेक्चर वी डिस्कस्ड वेंचुरीमीटर्स. We'll continue to discuss venturimeters in the upcoming lectures. Thank you.